तो आई वाज सेइंग कि जो टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है उसमें वी आर सीइंग फर्स्ट तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो का जो टैक्स पोटेंशियल है वो हमें इंक्रीज करना है अप टिल 25%। सेकेंडली वी आर ऑल्सो सीइंग कि इंडिया में टैक्स बायंसी भी इंक्रीज हो रही है। ये कल भी एक्सप्लेन किया था कि टैक्स बायंसी मीन्स कि विदाउट चेंजिंग द टैक्स रेट्स कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो इन दैट केस ऑल्सो उसके पीछे भी एक रीजन ये है कि टैक्स बेस एक्सपेंशन हो रहा है। एंड so the way out of the vicious circle is a certain mix of radical reforms of both the economic structure and the tax policies. So solely it cannot be functional or it cannot be achieved through the reforms in taxation policy. So economic structure में क्या और हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं. So both the things need to be in synergy, need to be in sync. So like India being a predominantly consumption led economy, so how we are ensuring कि aggregate demand economy में increase कैसे होगी. So even जो taxation rate में reforms किए गए हैं क्या उसके थ्रू हमें रियल इनकम या नॉमिनल नॉमिनल नहीं रियल इनकम ही बोलेंगे, रियल इनकम में कुछ इंक्रीज देखने को मिलेगा जिसके थ्रू जो एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी लोगों के हाथ में आएगा जिससे लिक्विडिटी इकोनॉमी में इंक्रीज होगी. विल दैट ड्राइव मोर ऑफ again consumption led demand or not. So direct tax base must widen substantially and diversify, allowing the more of investments. वही जो additional amount of money बचेगा क्या वो save होगा in the form of again investments in the capital market or in the banking sector and even income. तो income tax rate में भी changes हुए हैं. So we are seeing the highest that is 39% at present. ओके यहाँ पे एक बात हो रही है कि एग्रीकल्चरल इनकम को भी टैक्स किया जाना चाहिए जिसमें जो हाईएस्ट इनकम अर्निंग वाला एक शेयर है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी उनके ऊपर इनिशियली हमें एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगाना चाहिए. सो उनको भी टैक्स पे करना चाहिए अगर हमें अपना अगेन गवर्नमेंट को टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज करना है. इन द वेरी बिगनिंग दिस कैन बी डन बिकॉज यहाँ पे अगेन क्रीमी लेयर की एक तरीके से बात हो रही है. तो इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग, रिजॉल्विंग huge income asymmetries, that is the key word, making free play of the market forces a reality, reducing income inequality is important. तो current set of multilaterally coordinated anti avoidance mechanisms. So यहाँ अब हम जब global level की बात करते हैं तो उस केस में base erosion profit shifting के केस में एक तो we are having the double taxation avoidance treaty and सेकेंड एस्पेक्ट जो OECD ने लेके आया कि ग्लोबल कॉर्पोरेट या मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए और 15% सो दैट हम टैक्स इवेजन या जो टैक्स हेवन्स है वो जो उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है बेनिफिट को भी उसको हम रोक पाए. एंड इवन इन केस ऑफ ट्रेड ऑल्सो लाइक हम ओरिजिन कंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे भी सिस्टम ऑफ ओरिजिन की बात हो रही है, ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन ऑफ द बिजनेस इनकम सो दैट बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग भी कम हो पाए. तो टैक्स अवॉइडेंस कैसे हम कम कर सकते हैं. सो ऑब्जेक्टिव मस्ट बी टू शन फेवरिंग द डेट एंड implicit taxation of the investment. So Bank of England cuts the interest rate from 16-year high. तो एक ये डिबेट भी ग्लोबली चल रहा है कि when will the rate cut cycle begin? Because past monetary policy जो announcements हो रही हैं जो decisions लिए जा रहे हैं we are seeing कि 6.5% इंडिया में जो रेपो रेट है हम उसी को स्टेटस को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं. एंड दिस वाज इम्पोर्टेंट आल्सो बिकॉज कोविड-19 के बाद बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस वी सॉ कि इन्फ्लेशन वाज इंक्रीजिंग एंड फॉर दैट वी सी की हमेशा दो ट्रेड ऑफ्स रहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में. अगर आप रेपो रेट इंक्रीज कर रहे हो तो इट मींस कि आप इन्फ्लेशन को रेगुलेट करना चाहते हो, इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल कर पाओगे तो वो उस टाइम पे हमारी प्रायोरिटी हो जाती है. एंड दिस वेरीज अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंट इकोनॉमिक सिनेरियो. तो हॉकिश पॉलिसी स्टैंस इज वन थिंग जो हम बात करें कि कब हम हॉकिश पॉलिसी स्टैंस पे आएंगे. एंड सेकेंड एस्पेक्ट इज कि अगर रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग इट वुड इंक्रीज, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट का जो मोमेंटम है दैट वुड गेट हैम्पर्ड एंड वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के ऊपर. तो ये एक बात है. एंड फर्स्ट वी आर सीइंग कि इंटरनेशनली जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है दे हैव कट देयर इंटरेस्ट रेट. सो यूएस फेड की भी हम बात कर रहे हैं कि व्हेन वुड लाइक दे स्टार्ट विद दिस साइकिल. ऑल्दो बात ही की जा रही है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ लाइक द नेक्स्ट ईयर तो पॉसिबिलिटी है कि रेट कट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी. और यूएस से हम हमेशा कंपेयर करके चलते हैं बिकॉज एक तरीके से यूएस फेड
is seen to be a leader here. So always a comparison is done with that. So landslides, why are they more frequent and lethal? So Wayanad में we saw Kerala में the major like unforeseen disasters is happened and killed over 200 people, the biggest natural disasters to struck the country. कल भी हमने बात करी थी कि unplanned urbanization, secondly population explosion या how population has been increasing. So because of that, we are disturbing the ecology, the natural environment, deforestation हो रहा है जिसकी वजह से the holding capacity of the soil that is being distorted वो कम हो रही है because deforestation की वजह से trees cut होंगी तो land will become more loose. And climate change is also one of the factors. So what are the main causes of landslides? So the slow northward movement of the Indian plate towards China by about 5 centimeters every year. It causes continuous stress on the mountain rocks, rendering them friable, weak and prone to landslides. So ये एक नया factor जो हमने कल miss किया था. So one is this plate tectonics. So Western Ghats and even Himalayas are also equally prone to these landslides. And also because of climate change, we are seeing a heavy downpour in short time period that is causing more of such natural disasters. Like we are seeing even in the hilly states of Himachal Pradesh and even Uttarakhand is equally susceptible to this. So that is one of the natural disasters. So solutions की भी हमने बात करी थी कि monitoring the levels of human habitations through even the satellite can be one of the things. Early warning systems install karna, and then having proper mapping of the regions which are more susceptible to even landslides or earthquake. एंड देन जब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स की तो केरला में एक ये मॉडल भी, एक केस स्टडी भी, सक्सेसफुल केस स्टडी भी किया है जहाँ पे लैंडस्लाइड्स जो ज्यादा प्रोन है जिन एरियाज में वहां पे पूरा असेसमेंट किया जाता है, उसके बाद ही आपको परमिशन मिलती है टू कंस्ट्रक्ट अ होम. तो इस तरीके से वी कैन मूव टू द सेफर जोन्स. तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हमें प्रिडिक्शन में हेल्प कर सकती है व्हेन वी आर अगेन like monitoring the ecology, how what kind of changes are happening. So periodic assessment is important. Landslide prone zones, fence off the areas where human habitations or activity can be barred. Environmental degradation. So both natural and anthropogenic factors are behind this. एंड इसमें एक चैलेंज ये भी आता है कि हम लैंडस्लाइड मैपिंग कर लेते हैं, सब चीजें कर लेते हैं, बट क्या उसका इन्फोर्समेंट हो पा रहा है ऑन ग्राउंड? क्या वो इम्प्लीमेंट भी हो पा रहे हैं मेजर्स उसके अकॉर्डिंग? तो उसमें लोकल अथॉरिटीज का भी रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वहां पे नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए. Yes. एंड इवन जो लैंडस्लाइड्स की वजह से वी लूज ह्यूमन लाइव्स डेफिनेटली, बट जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है. इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इवन द फॉरेस्ट, द नेचुरल बायोडाइवर्सिटी दैट इज प्रेजेंट. सो these are also certain impacts. So how we can avoid them or reduce their impact, reduce the scale of landslides, this can also be thought about when we are talking about disaster management and planning. Collapse of highways and bridges, cutting of the regions, and impacts the tourism also. And it also in a way generates that kind the fear and the threat in the mind also जब आप again सोचते हो कि कहाँ पे घूमने जाना है, या जब हम tourism industry की बात करते हैं. So this I was talking about Nifty shines at 25,000. So all-time high, burning questions answered. How exactly is Nifty doing? So VIX was down 2.3%. तो एक ये चीज है, ये VIX index जो है इंडिया VIX, the showcases volatility कितनी है. तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो कितना ज्यादा स्पाइक हो गया. तो जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी विक्स जितना ज्यादा हाई होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा, बिकॉज मूवमेंट्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े होंगे. तो अगर मार्केट ऊपर इंक्रीज हो रही है और विक्स कम हो रहा है तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव साइन है कि स्टेबली और सस्टेनेबली हम इंक्रीज कर रहे हैं. अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी और फिर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो तब रिस्क कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होगी. सडन मूवमेंट्स भी बहुत जल्दी हो सकती है, विद इन सेकेंड्स इट चेंजेस द डायरेक्शन. तो
एक ये एस्पेक्ट है। तो एक ये हम बोल सकते हैं कि विक्स डाउन हो रहा है तो सस्टेनेबल इंक्रीज हो रहा है। एंड व्हाट इज ड्राइविंग दिस रैली, तो वी आर सीइंग कि फॉरेन फ्लोज तो है ही, बट 2 months ago we were seeing कि कैपिटल आउटफ्लो हो रहा था इंडिया में से। जो एफआई से दे वर सेलिंग ऑफ देयर द शेयर्स, बट नाउ वी आर सीइंग कि लास्ट 2 months से इवन दे हैव टर्न्ड बुलिश, मतलब कि दे आर आल्सो पॉजिटिव अबाउट द इंडियन मार्केट एंड दे आर इन्वेस्टिंग हेविली। एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का हम देख चुके हैं कि दे आर लाइक कॉन्स्टेंट बायर्स। Domestic and foreign investors, they have fueled the recent rally. So दोनों है। Which sectors are hot and which are not? तो auto sector, automobile industry is one of the, then reality energy, green energy specifically, railways में बहुत ज़्यादा increase देखने को मिल रहा है। एंड ये हमें एक तरीके से ये भी बताता है कि कौन से अगेन एरियाज हैं जहाँ पे एक्सपेंशन ज़्यादा हो रहा है हमारी इकोनॉमी में, जहाँ से डिमांड ज़्यादा है, जहाँ आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जहाँ चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। So World Bank warns India against jugaad, says capital deepening is needed. So again ये per capita income की बात हो रही है, how we can escape the middle income trap. So World Bank says the path to high income status in the 2020s will differ from the past and with the need for the policy updates. So capital deepening means कि जो एक तो availability of working capital, how easily and by what amount that is available in different sectors. Secondly, banking sector की जब बात करते हैं तो there also it is important for us कि we increase or how we will ensure that the number of deposits also increase. Capital market, stock market हम already देख रहे हैं इंडिया में expansion या जो shift हुआ है from banking to capital sector that is increasing. And प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की भी हम बात करते हैं कि इंडिया में उसका इंक्रीज होना भी साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट अगेन हम फिजिकल कंसोलिडेशन पे भी साथ में फोकस कर सके। एंड एक जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट है उसको भी हमें कम करना पड़ेगा फॉर दिस थिंग। सो द इंडियन टर्म जुगाड़, it became synonymous for tinkering with the limited capital, often in ways that were illegal, but जुगाड़ with scarce capital can only take a country so far. So यही है कि जो एक हमारी इंडियन जनरल डायलेक्ट में हम बोलते हैं कि जुगाड़ करके, इंडियन इसी चीज के लिए जाने जाते हैं कि कुछ भी सिचुएशन हो उसमें हम जुगाड़ करके जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है या जो भी ऑप्शन होता है हम उसमें से सक्सेसफुली बाहर निकल आते हैं। तो ये इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे यूज किया गया कि लिमिटेड कैपिटल, स्कार्स कैपिटल था तब भी हम सक्सेसफुली फाइट कर पाए, और अभी भी हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, व्हेन वी वर सीइंग कि एडवांस कंट्रीज वर नॉट दैट स्टेबल, यहाँ पे फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, बैंक्स फेल हो रहे थे, बट इंडिया वाज बेटर मैनेज टू even was able to manage the impacts of those crises on the Indian economy. तो एनर्जी सिस्टम्स की बात हो रही है, ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द कोल, सिर्फ the shift is essential for supporting new job creation, fostering innovation and AI सेक्टर में जॉब एक्सपेंशन, enhancing the production and the trade. So यही बात हो रही है। 3 एस्पेक्ट हो गए, एक तो हो गया कि कैसे इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, कैसे प्रोडक्शन और आउटपुट इंक्रीज होगा, उसके लिए हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम इज इंपॉर्टेंट, एंड थर्ड इज ट्रेड एक्सपेंशन। तो ये 3 मेजर एरियाज हैं विच विल बी ड्राइविंग अस टुवर्ड्स द हाई इनकम कंट्री। The regulatory adjustment role of government will be very important to enable transition from imitation to innovation. तो ये भी अच्छा है, imitation to innovation. Countries like Brazil, China, India and Philippines. ये फेड की हम बात कर रहे थे, why the Fed risks falling behind. Fed risk falling behind in this case only कि कब से वो अपना पॉलिसी रेट कट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड became the one of the initiator for this. सो वहां पे हम हमेशा बात करते हैं 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स यूएसए में, एक इन्फ्लेशन और जॉब रेट क्रिएशन। सो अगर वो फेवर करेगा देन ओनली वी कैन से कि पॉलिसी रेट कट स्टार्ट हो सकता है। Verdict on the money bill that India awaits. So in this case, arguments over the critical questions governing the contours of the money bill. तो यहाँ पे पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ही बात हो रही है। तो फाइनेंस एक्ट 2017 was under challenge under this 2019 case of Roger Matthew versus South Indian Bank Limited.
सो जो फाइनेंस एक्ट 2017 था, दिस वाज अगेन सर्टिफाइड एज अ मनी बिल। तो इसमें जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर्स है, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ द लोकसभा स्पीकर एंड दैट कैन नॉट बी अगेन क्वेश्चन। तो मतलब वो फाइनल एंड बाइंडिंग डिसीजन होता है ऑफ द लोकसभा स्पीकर। So जो act था Finance Act 2017, it abolished some of the bodies, it merged together other bodies, prescribed the qualifications for the appointment of the members and imposed various other stipulations. तो बात यही हो रही है कि इसको आप कैसे money bill categorize कर रहे हैं. So in this case we have this pending judgment. Article 109 allows the money bills to be enacted as law with only Lok Sabha's approval. This is important. And Article 109 पे question भी आया इस साल prelims में. राज्यसभा it may make recommendations कर सकते हैं within 14 days of time period that they have, and then Lok Sabha has that discretion whether they will approve it or they will reject it. And then Article 110 is also there. It is defining the money bill. So there are again, I think, six to 10 criteria होते हैं of defining a money bill, which is mentioned in the Constitution. So Article 110, 109 are important. And power of the Lok Sabha and Lok Sabha Speaker, and even the power of Lok Sabha in terms of passing the money bill. So ये पूरी controversy यहाँ पे हुई थी in case of even the Aadhaar Act also. So if anything is related to providing social services, which would be requiring कि consolidated fund of India से money या तो आप उसमें डालोगे या money उससे निकालोगे, तो तब भी money bill आप उसको categorize कर सकते हो. So a case put to Swami judgment 2018 में the validity of Aadhaar regime was challenged. So this was the case. So review, judicial review हो सकता है स्पीकर के डिसीजन का. Role of upper house, it is recommendatory in nature, Rajya Sabha. So money bills are a means of ensuring that the Rajya Sabha does not scuttle the efforts of the government of the day to access the treasury for basic administration. So that is why Lok Sabha has more powers compared to Rajya Sabha in this case to use this measure as a tool to circumvent the council's role in serving as a check on the taking. इस पे भी क्वेश्चन आया प्रीलिम्स में कि पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट्स किस चीज से रिलेटेड होते हैं. तो इट इज रिलेटेड टू एनर्जी स्टोरेज. Relevance of pumped storage projects. So this would be important for firstly energy security. Given how climate change is happening, natural disasters frequency, intensity is increasing, so it would be definitely impacting our infrastructure also. So energy supply पे भी definitely impact होगा. तो उस टाइम पे जो stored electricity है, that will play an important role. And in this case, why is renewable power generation subject to variations, weather changes? So ये हम हमेशा बात करते हैं कि हमें ज़्यादा renewable energy को promote करना है, infrastructure में ज़्यादा investment होनी चाहिए, कैसे हम private players का role increase कर सकते हैं. Even from the majorly यही focus करते हैं कि जो green जो carbon emissions है हम उसको कम कर पाएंगे. But एक जो challenges की हमने बात करी थी कुछ टाइम पहले इस केस में renewable energy projects में भी कि firstly they are not 24/7 available. Second की energy storage पे जो हम battery energy storage scheme भी गवर्नमेंट ने अनाउंस करी, तो energy storage भी important है उस केस में. और even जो renewable energy projects हम सेटअप कर रहे हैं उसके ऊपर भी climate change का जो अभी changes देखने को मिल रहे हैं उसका impact भी होगा. तो उसको हम कैसे डील कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल जब हम विंड एनर्जी फार्म्स की बात करते हैं तो चेंजिंग ऑफ द विंड पैटर्न्स, द विंड स्पीड, सो दैट वुड आल्सो इम्पैक्ट द एनर्जी जनरेशन जो रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं. तो ये कुछ चैलेंजेस के हम यहाँ बात कर सकते हैं. एंड ऑल्सो जब पीक आवर्स नहीं चल रहे हैं हमारे एनर्जी सेक्टर के अंदर तब भी इसका रोल आ सकता है पंप स्टोरेज का. राइट, वो एनर्जी स्टोरेज में इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा इसका. हाँ जी. और इस केस में एक डक कर्व भी होता है, डक DUC के डक कर्व रेन्यूएबल एनर्जी केस में भी यही है. जो पीक स्टोरेज वाली बात आपने बोली तो ये उसी चीज को सिग्निफाई कर रहा है. डक कर्व मींस कि वो जो पीक डिमांड्स होती हैं उस टाइम पे कर्व पीक पे होता है और सडनली वो फिर शार्पली फॉल होने लग जाता है. तो वो शेप ऑफ द नेक ऑफ द डक, तो उस हिसाब से उसको नेम किया गया है. तो इसमें यही बात हो रही है कि रेन्यूएबल एनर्जी का रोल इज इम्पोर्टेंट जब हम स्टोरेज की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जब पीक आवर्स होते हैं.
सो जैसे कि हम स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स की बात करते हैं, तो यहाँ स्ट्रैटेजिक एनर्जी रिजर्व्स की भी हमें बात करनी चाहिए। And India's plan to create ambitious 500 gigawatts of non-fossil fuel energy by 2030, तो पंचअमृत टारगेट जो हमारे हैं। एंड इसमें वी हैव सीन कि जो चेंजेस भी हो रहे हैं, एक सबसे बड़ा चेंज यही हुआ है, जो पॉजिटिव चेंज है, कि जो 50% शेयर था कोल से जो एनर्जी जनरेट हो रही थी, दैट इज फॉलन बिलो द 50%, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉजिटिव शिफ्ट्स, ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी आर सीइंग। इलेक्शन तो यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट, सो डोंट थिंक सो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन कमीशन डिफरेंट है यूरोपियन यूनियन से। सो दिस इज द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द यूरोपियन यूनियन, so they have elected the first female president for a second term. And इसमें बस यही कह सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट है हमारे यूरोपियन कमीशन के, उनको प्रपोज किया गया बाय द यूरोपियन काउंसिल, एंड यूरोपियन जो पार्लियामेंट है वो इलेक्ट करती है। बट यहाँ पे देखा गया कि जिस कैंडिडेट को प्रपोज किया गया था वहां पे पॉलिटिकली सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जैसे इटली के भी जो जॉर्जा मेलोनी है, राइट विंग प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने डिसअप्रूव किया है काउंसिल के डिसीजन को। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्शन जो है ये हाईलाइट करता है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर भी डिवाइड है, एंड वहां पे भी जो अलग अलग कैंडिडेट्स हैं उनकी विजन में अलाइनमेंट नहीं है। तो एक नया डायनामिक या नया चैलेंज हम ईयू alignment के लिए is बोल। only, हाँ यहाँ लिखा ही हुआ है कि जब हम बात करते हैं उनके एक्सटर्नल अफेयर्स की, यूरोपियन यूनियन की, या proposes a legislation covering any particular area, तो in that case they speak in single voice, but जब बात आती है election of the president की, तो there we are seeing divergence, so divergent national and ideological perspectives. यस। Okay, India believes in development, not expansionism. So इस केस में अगर हम इन दो टर्म्स को इंटरप्रेट करें, तो डेवलपमेंट हमारे लिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है। इट इज नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी कि हमारी जीडीपी इंक्रीज हो, उसमें वेलफेयर भी इंक्रीज होना चाहिए, वो सस्टेनेबल भी होना चाहिए, इट शुड बी लॉन्ग ड्रिवन। एक्सपेंशनिज्म इज बोल सकते हैं कि कैपिटलिस्ट थोड़ा जो टर्म है, या मटीरियलिस्टिक जो टर्म है, कि खाली आपने एक्सपेंशन की बात कर दी, आप इतना इन्वेस्टमेंट कर दो और इतनी जॉब क्रिएशन हो जाएगी और इतना आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी और इतनी जीडीपी उससे इंक्रीज हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा नॉमिनल, या फिर एक तरीके से लाइक इट्स जस्ट एन अपर लेयर ऑफ द डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट इंक्लूड्स एक्सपेंशनिज्म, बट दैट नीड्स टू टेक केयर ऑफ द राइट्स ऑफ द वर्कर्स ऑल्सो, एंड कैसे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में जब हम बात करते हैं कि क्लाइमेट रिडक्शन, जो एमिशन रिडक्शन टारगेट्स है वो भी इंक्लूड होने चाहिए, तो दैट इज डेवलपमेंट। हम खाली एक्सपेंशनिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ वियतनाम के कॉन्टेक्स्ट में और बात हो रही है। We believe in a free, open, rules-based, prosperous Indo-Pacific. So this is one of the key terms that we always use in case of Indo-Pacific. Open rules-based order, international order follow करना, UNCLOS United Nations Convention on the Law of Seas, तो international seabed authority है जो permission देती है जब हम सीबेड माइनिंग की बात करते हैं। इंडियाज डीप सी मिशन, डीप ओशन मिशन, एंड स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडो पैसिफिक डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, इवन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द चैलेंजेस इमर्जिंग फ्रॉम चाइना, द चॉक पॉइंट्स जो बोलते हैं कि वो एस्पेक्ट है जो जो रिस्क प्रोवाइड कर सकता है टू द सेफ सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज मैक्सिमम आई थिंक 70 to 80% के बीच में जो है दे लाई इन द इंडियन ओशन या इंडो पैसिफिक हम बोल सकते हैं। Then Geneva Accord 1954 related to the peace process in Vietnam, and ASEAN is definitely important regional security के लिए for the Indo-Pacific. So ASEAN है, Quad की हम बात करते हैं, AUKUS की हम बात करते हैं। तो upholding the freedom of navigation and overflight also. So हम सब ट्रेड की बात करते हैं, तो ओवरफ्लाइट के केस में भी important aspect है। South China Sea 9-9, and then other threats क्या हैं? Terrorism, piracy and natural disasters. सो केरला के केस में ही बात हो रहे हैं। व्हाट अर्ली वार्निंग डिड केरला हैव, जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर था तो उसकी असेसमेंट, क्रिटिकल असेसमेंट की बात हो रही है। तो इन रिस्पॉन्स टू कॉलिंग अटेंशन मोशन वेनाड लैंडस्लाइड्स इन पार्लियामेंट,
सेवरल अर्ली वार्निंग सिस्टम्स ये क्लेम किया जा रहा है कि इंडिया में ऑलरेडी है टू अलर्ट द केरला गवर्नमेंट अहेड ऑफ द ट्रेजेडी। तो क्या ये रियली हुआ कि नहीं हुआ? तो फोरकास्ट, वही जो हम बात कर रहे थे, फोरकास्ट लेवल वेरी हाई, पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ लैंडस्लाइड्स मेनी लोकेशंस, रेड में होगा, ऑरेंज में हाई पॉसिबिलिटी, मॉडरेट, येलो, ग्रीन इज लो पॉसिबिलिटी, स्मॉल लैंडस्लाइड्स। तो जैसे कि अगेन रेनफॉल के केस में अलर्ट्स होते हैं, ऑरेंज अलर्ट होता है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही एक प्रॉपरली हेल्दी फंक्शनिंग स्मूथ सिस्टम, वेल इंटीग्रेटेड सिनर्जेटिक सिस्टम ऑल ओवर इंडिया फंक्शन करना चाहिए, एंड स्पेसिफिकली उन स्टेट्स में जहाँ पे द रिस्क प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई फॉर द लैंडस्लाइड्स। तो फ्लैश फ्लड रिस्क की बात होती है, रेनफॉल अलर्ट्स की बात होती है, आईएमडी जो इशू करता है। एंड इसमें एक मेजर चैलेंज जो हाईलाइट किया जा रहा है वो यही है कि आईएमडी जो हमें देता है फॉरकास्ट वो जनरल होती है, बट स्पेसिफिक नहीं थी इस केस में भी लैंडस्लाइड के रिस्क जितने हैं उससे रिलेटेड। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो लोकल कंडीशन है वहां पे कितना रेनफॉल हो रहा है, तो लोकलाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो फॉरकास्टिंग टूल्स भी हमारे पास हैं। राइट, बॉटम अप आईएमडी जो कुछ होना चाहिए, जनरल, क्योंकि उस रीजन की या स्टेट में जो कंडीशंस है वो आप टॉप लेवल से मॉनिटर नहीं कर सकते, वो डिफिकल्ट है, वो जनरल हो सकता है जैसे कि आपने हाईलाइट किया, बट रोल ऑफ स्टेट अथॉरिटीज इज इम्पोर्टेंट। तो जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईएमडी की रीजनल ऑफिसर्स हैं, उनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दे नीड टू बी रियली एक्टिव इन दिस केस। Okay, so that's all for the day. Thank you so much for joining in Sarkari, and we'll be continuing with the same zeal and the same spirit. So thank you so much for joining us. Do subscribe to our channel.